वैक्सीन पर वर्ल्ड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोविड ने परेशान हर शख्स के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। कब मिलेगी इस महामारी से निजात? कब तक आएगा टीका? कहां से आएगा टीका? कितना इफेक्टिव रहेगा टीका? इस सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी बुलेटिन में देने जा रहे हैं। हमारे साथ होंगे दुनिया के 6 बड़े देशों के डॉक्टर्स एक साथ। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज पीएम ने मुख्यमंत्रियों से भी कोविड संकट और वैक्सीन पर बात की। उन्होंने देश के लोगों को भरोसा दिया है कि जब तक वैक्सीन सरकार पहुंचाती नहीं है, आप अपने आप को बचा कर रखिए, लेकिन हर किसी तक देश में वैक्सीन पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं पहुंचती, ढिलाई नहीं। सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात, फिर दुनिया भर के डॉक्टर्स के साथ करेंगे वैक्सीन की बात। आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़े न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा ना हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। अब तक जो कुछ भी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस शेर के जरिए पूरे देश को सीधा मैसेज दिया। मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 2 राउंड में मीटिंग की और 240 मिनट के मंथन के बाद कोरोना के करंट स्टेटस और कोरोना वैक्सीन पर प्रामाणिक और विश्वसनीय डिटेल बताई। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल हैं, यानी फाइनल राउंड बाकी है। लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री की लाइन एकदम क्लियर है। 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं, आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि अगर वैक्सीन आ गई तो 130 करोड़ के देश में टीकाकरण कैसे होगा? प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर नेशनल कमिटमेंट का एक-एक शब्द पढ़कर सुनाया। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। टीकाकरण के 3 स्टेप प्लान के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया, यानी SSS। टीकाकरण स्मूथ होगा, टीकाकरण सिस्टमैटिक होगा, टीकाकरण सस्टेनेबल होगा। यानी कोरोना वैक्सीन का रोड मैप तैयार है, जो डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक तक काम करेगा। जिला और ब्लॉक लेवल पर टास्क टीम बनेगी। टीकाकरण के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम होगा। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। सेकेंड फेज में कोरोना योद्धाओं का वैक्सीनेशन होगा। थर्ड फेज में एज के हिसाब से टीकाकरण होगा। फोर्थ फेज में बचे हुए लोगों का टीकाकरण होगा। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सकेगी। आज प्रधानमंत्री ने लोगों से एक बार फिर लापरवाही नहीं बरतने की अपील की, क्योंकि ढिलाई से कोरोना की लड़ाई कमजोर हो गई। कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के 4 चरणों की व्याख्या की, ये सुनिए। पहला चरण कोरोना के खौफ का डर और पैनिक का रहा। दूसरा चरण
खौफ से लोग बीमारी को छिपाने लगे थे। तीसरा चरण, बीमारी को स्वीकारा और लोग अलर्ट हुए। चौथा चरण, कोरोना को लेकर लोग लापरवाह हो गए। अब इसी चौथे चरण में लोगों की ढिलाई को लड़ाई में बदलने पर पूरा फोकस है। वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो इधर भारत तैयार है, वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि विश्व भर से तमाम डॉक्टर्स जुड़े और वो आपको बताएं कहां पर रिसर्च कहां तक पहुंची है और किसके जरिए हम वैक्सीन पर और भी सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपका परिचय उन खास डॉक्टर से कर दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। इसमें वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर विक्रम तलावलीकर हमारे साथ एसोसिएट स्पेशलिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट के जुड़ रहे हैं सीधा लंदन से। डॉक्टर अमितेश आनंद, साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हमारे साथ, कैलिफोर्निया यूएस से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, मेडिकल डायरेक्टर सेंट माइकल हॉस्पिटल चाइना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शांघाई से। सैयद अब्बास, सीनियर डायरेक्टर क्लिनिकल रिसर्च, सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंगापुर से। और डॉक्टर शेखर मांडे हमारे साथ, डीजी सीएसआईआर के सेक्रेटरी, डीएसआईआर के दिल्ली से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामचरित्र शर्मा, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट भी, रॉबर्ट पैकर हॉस्पिटल सारे, चेयरमैन ऑफ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन पेनिसिल्वेनिया यूएसए से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमितेश, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अब हर कोई वैक्सीन के इंतजार में इन दिनों को काट रहा है और वेव एक के बाद एक आ रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं हो सकता, चाहे वो यूरोप हो, राजधानी दिल्ली में भी हम बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले वैक्सीन और वैक्सीन के इंतजार में हम कहां पर पहुंचे हैं, इसकी जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमितेश। जरूर अंजना, ये जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे और साल की शुरुआत में हमारी इस बात पे चर्चा भी हुई थी कि 2020 के अंत होते होते तक हमारे पास सक्सेसफुल वैक्सीन, अब मैं कैंडिडेट वर्ड नहीं यूज करूंगा, सक्सेसफुल वैक्सीन हमारे पास होंगे। और राहत की बात है कि ऐसा हो रहा है। कम से कम 2, इनफैक्ट अगर मैं बहुत होपफुल हूं तो 3 वैक्सीन को लेके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और वो तीनों ही ऑलमोस्ट यूज के लिए रेडी हैं। इनमें से फाइजर का जो वैक्सीन है उसके इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर भी दिया गया है यूएस एफडीए के पास। और इन दोनों के रिजल्ट्स को, जैसा कि नंबर्स हर कोई देख रहा है कि ये दोनों ही जो वैक्सीन है, फाइजर का और मॉडर्ना का, जो कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, दोनों का ही जो सक्सेस रेट है उसे देखा गया है कि 90% से अबव है। अभी रिसेंटली ही ऑक्सफोर्ड का जो एस्ट्राजेनेका के साथ वैक्सीन जो डेवलप किया जा रहा है उसका भी रिपोर्ट आया है और उसमें भी देखा गया है कि 90%, ऑल्दो ऑन एवरेज 70% सक्सेस रेट है, बट एक पर्टिकुलर डोजेस रेजिमेंट है जिसमें कि 90% तक का सक्सेस रेट देखा गया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि ये जो हम नंबर देख रहे हैं, ये नंबर क्या है? क्या ये नंबर 90% सच में इतना इनकरेजिंग नंबर है? तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ। हाँ, ये 90% बहुत अच्छा नंबर है। इनफैक्ट जब हम लोग शुरू में वैक्सीन के सक्सेस रेट पे बात कर रहे थे तो हमारी उम्मीद थी कि अगर कुछ भी 60-70% के आसपास मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा। हमारे पास 90% है, लेकिन ये 90% आया कहाँ से है? देखिए, हम लोग जब भी किसी वैक्सीन को डेवलप करते हैं, जो वॉलंटियर्स को रिक्रूट करते हैं, तो उसका 2 तरीका होता है। एक नॉर्मल तरीका होता है कि आप वॉलंटियर्स को रिक्रूट करो, उनका 2 ग्रुप बनाओ। एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें कि आप प्लेसिबो ग्रुप कहते हैं, जिसमें कि आप एक्चुअल वैक्सीन नहीं देते हैं, और बाकी आधे जो होते हैं उनमें आप अपना एक्चुअल जो वैक्सीन कैंडिडेट है वो देते हैं। इसके बाद आप वेट करते हो चांस का कि आपका ये जो टोटल ग्रुप है उनमें से कितनों को वो डिजीज होता है। इस केस में कितनों को कोविड-19 डिजीज डेवलप होता है। फिर उसके बाद आप ये चेक करते हो कि जितनों को हुआ है उनमें से कौन से हैं जिनको कि कंट्रोल प्लेसिबो दिया गया था और कौन से हैं जिनमें कि एक्चुअल वैक्सीन दिया गया था। और अगर वो ग्रुप बड़ा है जिसमें कि प्लेसिबो दिया गया था और जिसको वैक्सीन दिया गया था वो ग्रुप छोटा है, तो ये बताता है कि आपका जो वैक्सीन है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ये एक चांस डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है कि अगर आपने 30,000 वॉलंटियर्स को रिक्रूट करा है तो उसमें कितनों को वो डिजीज डेवलप होगा। इसका दूसरा थोड़ा सा इनह्यूमन टाइप होता है जिसको हम चैलेंज ट्रायल कहते हैं। इसमें आप वॉलंटियर्स को रिक्रूट करते हो, उनको फिर से वो प्लेसिबो और एक्चुअल वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हो और उसके बाद आप उनको एक्सपोज करते हो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, सो दैट कि उनको वो डिजीज हो अगर वो ससेप्टेबल है तो। और फिर वहां पे कंट्रोल वो चेक करते हैं कि क्या आपका वैक्सीन काम कर रहा है। अब यहाँ पे नंबर्स की बात आती है,
तो एक्चुअल नंबर हमेशा चैलेंज ट्रायल में ज्यादा होता है। जबकि अभी जो डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर मैं मॉडर्ना का एग्जांपल लूं तो उनके पास 30,000 वॉलंटियर्स थे। उन डॉक्टर साहब, आप 30,000 में से इतनी सिर्फ सारी बातें समझा 95 रहे हैं, ऐसे। अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, हम लोग खुश हों या नहीं हो? बहुत खुश होइए, ये खुश होने की बात है। ठीक है ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो खुश होने से पहले हमें किस किस चीजों पे ध्यान रखना होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो 90% की बात की जा रही है, ये सिर्फ 95 वॉलंटियर्स के डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, ठीक है। फिर आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, क्योंकि हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। खुश होने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना डॉक्टर विक्रम? अंजना जी, आपको राज तक की टीम को धन्यवाद। नहीं, जल्दबाजी नहीं कर रही हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि ये रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। एक तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत वक्त लगता है, सालों लगते हैं। तो एक साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी न्यूज मिलना, 70% 90% जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये जरूर है, मैं अग्री करूंगा मेरे कॉलीग से कि ये जरूर है कि ये ट्रायल है। अब जब वैक्सीन रियल लोगों को दिया जाएगा तब देखना पड़ेगा कि इतनी ही सक्सेस मिलती है या नहीं। पर फिर भी ये नंबर्स बहुत एनकरेजिंग है। इससे पता चलता है कि एटलीस्ट ये वैक्सीन काम करती है, लोगों को ट्रांसमिशन कम करेगी, और इससे एक तरीका मिलता है, जरिया मिलता है जब आप कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और ये सेफ भी डॉक्टर है। विक्रम, एक साइड और इफेक्ट्स छोटा तो सा मिनिमम सवाल है। है। हाँ बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगी बाद में, साइड इफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं या नहीं। डॉक्टर विक्रम, चूंकि ऑक्सफोर्ड के साथ हिंदुस्तान की भी एक कंपनी का करार है जिसमें हम उस वैक्सीन के प्रोडक्शन की पहले से ही शुरुआत कर चुके हैं, तो होपफुल रहे उसको लेकर, बायोटेक को लेकर? हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है इंडिया में, बहुत सारे लार्ज स्केल वैक्सीनेशन बहुत तादाद में करने का बहुत एक्सपीरियंस है। और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ऑलरेडी निगोशिएशंस, जो बातचीत है वो हो चुकी है। कितने कॉस्ट के लिए ये मैन्युफैक्चर करेंगे, कितने डोजेस करेंगे, 1 बिलियन डोजेस का एम है और गोल है। तो इसके वजह से ऐसा लगता है कि सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका कम से कम कॉस्ट में, कम से कम पैसों के हिसाब से ये मास प्रोड्यूस कर सकता है वैक्सीन। सो ये बहुत अच्छी बात है। होपफुल रहना चाहिए कि 2-3 महीने में हमको बहुत सारे डोज मिल सकते हैं। बिल्कुल। और इंडिया वैसे भी वैक्सीन प्रोडक्शन में बहुत आगे है, तो उम्मीद उसी के साथ एक बनती है, लगभग 60% जो प्रोडक्शन है। मैं आपके पास अब डॉक्टर संजीव चौबे आना चाहती हूँ, क्योंकि चाइना में हमने कई जगहों पर देखा कि कई सारी ऐसी वैक्सीनेशन पहले भी कुछ जगहों पर दी गई हैं। कितनी ऑथेंटिक थी ये रिपोर्ट्स, ये आपसे जानना चाहेंगे। और अभी वैक्सीन पर वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह से आप पूरे विश्व में देख रहे हैं डॉक्टर चौबे? यहाँ पे वैक्सीन तो दी जा रही हैं, और यहाँ पे पहले मिलिट्री को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और उसके सक्सेसफुल ट्रायल के बाद वो दूसरे कंट्री में भी, अपने यूएई में और ब्राजील में भी दिया गया है। लेकिन चूंकि अभी तक जो हमारे पास सामने जो एक रिपोर्ट आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना, फाइजर और स्पुतनिक 5 ये अभी टॉप में चल रही हैं, जिनका काफ़ी 90% का एफिकेसी रेट है। बट मैं तो अभी कहूँगा कि ये वैक्सीन का भी टू अर्ली स्टेज है। हम दिसंबर तक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा और ट्रायल हो जाए और थोड़ा और लंबा सैंपल हमारे पास क्रिएट हो जाए, तो हम एक कंक्लूसिव आंसर दे सकते हैं कि क्या इसका इफेक्ट आएगा। डॉक्टर साहब, चीन में कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है, और क्या ये आम लोगों के लिए भी रोल आउट हुआ है या सिर्फ जो मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए? नहीं, आम लोगों के लिए भी नहीं। अभी तो फिलहाल मिलिट्री और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस mRNA बेस्ड वैक्सीन को दिया जा रहा है। और जो क्या बोलते हैं, जो बाकी आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना भी ऑलमोस्ट सेम तरह का ही जो है, सेम टाइप के ही वैक्सीन को बना रहे हैं। तो मोर और लेस बनाने का मेथड तो सेम ही है, बट यही है कि अभी हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और विद कोमॉर्बिड कंडीशन में भी देखना है कि जो बाकी एक नॉर्मल आदमी को, क्योंकि ये तो सिम्टोमेटिक में भी बिल्कुल अच्छा काम करता है, अच्छी एंटीबॉडीज डेवलप करता है। लेकिन जिनको जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनमें अभी हमारे पास उतना अच्छा सैंपल नहीं है, तो इट्स टू अर्ली टू से। थोड़ा और हमें वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कम से कम दिसंबर तो मिनिमम, और आगे कम से कम जून जुलाई तक। सैयद अब्बास साहब, सिंगापुर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सिंगापुर में भी हमने देखा कई वेव्स आए और उसका काफी दिनों तक असर रहा, फिर बीच में ऐसे फेजेस भी आए जहां पर काफी हद तक कंट्रोल में बीमारी रही। अभी वैक्सीन को लेकर वहां पर क्या स्थिति है, क्या कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, सिंगापुर में वेव ज्यादा नहीं आए। यहाँ पे डॉर्मेट्री में जहाँ वर्कर्स रहते हैं वहां फैल गया, जिसकी वजह से नंबर्स बहुत बढ़ गए थे और डेथ रेट यहाँ काफी कम था, सिर्फ 28 लोग मरे आउट ऑफ 58,000 जो केसेस हुए हैं। वैक्सीन हर कंट्री में ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं और अगर सिंगापुर की बात करें तो एक फार्मा कंपनी आर्कटस यूएस की, वो ड्यूक एनयूएस के साथ मिलकर यहाँ पे स्टडी कर रही है। सवाल ये नहीं, इनका रिजल्ट तो बहुत बाद में, आर्कटस ने तो अभी स्टार्ट किया स्टडी, इनका रिजल्ट आएगा एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021। और जैसे ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। इंडिया में इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट से टाई अप किया, साउथ ईस्ट एशिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थाईलैंड की एक फार्मा कंपनी उसके साथ टाई अप किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो थाईलैंड में जो मैन्युफैक्चर होगी वो साउथ ईस्ट एशिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इंडिया में मैन्युफैक्चर जो होगी वो इंडिया और बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जहां तक आपने बात की रिजल्ट की कि कितना पॉजिटिव है, सो 10 दिसंबर को यूएस एफडीए की मीटिंग है, फाइजर ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन एप्लीकेशन सबमिट किया, 10 दिसंबर को मीटिंग है, 24 घंटे के अंदर यूएस एफडीए का रिजल्ट आ जाएगा कि वो अप्रूव करते हैं या नहीं फाइजर की वैक्सीन इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए। उसके पीछे है मॉडर्ना, फिर है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जैसे ही यूके में अप्रूव हुई, एमएचआरए अप्रूवल मिला, वैसे ही डीसीजीआई को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन सबमिट करेगा, बहुत एक्सपेक्टेड तरीके से इंडिया में भी अप्रूवल आ जाएगा। 4 करोड़ डोजेस तैयार रखी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास, जनवरी से मोस्ट प्रॉब्ली लगाना शुरू कर देंगे। 2 डोज है, 2 करोड़ लोगों को तो लगेगी, उसमें हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं, तो एक पॉजिटिव न्यूज तो है ही, नो डाउट। और सिर्फ मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड और बायोटेक फाइजर की बात क्यों करें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग का। नोवावैक्स की वैक्सीन की सितंबर नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में मान लूं या उसके पहले भी आ सकता है, उनका अप्रूवल आ जाना चाहिए। उनकी वैक्सीन का ट्रायल भी, का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। 13 वैक्सीन फेज 3 में है, मतलब लास्ट स्टेज में 13 वैक्सीन है। तो कलेक्टिवली जो नंबर आ रहा है वो 12 वैक्सीन फेज 2 में चल रही है, 30 टोटल 17 वैक्सीन है फेज 2 में। जो कलेक्टिवली नंबर ऑफ वैक्सीन है, अभी थोड़ा हमारे लिए टफ टाइम, हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए टफ टाइम है। हम तो फिर भी और कंट्रीज से अभी बेहतर स्टेज में है, फिलहाल सबके लिए टफ टाइम है। और जब तक ये वैक्सीन आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन। 120 करोड़ 130 करोड़ को लगेगी कैसे, मैन्युफैक्चरिंग, उसके पहले हम कितना मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उस टाइम तक जो हमारी सेफ्टी है उस पे हमने अगर कॉम्प्रोमाइज किया, तो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, उस सिचुएशन में हमें नहीं जाना है। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में हर आदमी वल्नरेबल है, हम यूज करते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन, हर एक इंसान, चाहे आप हो या मैं हूं, हम सब वल्नरेबल हैं। जवानों की भी मौत हुई है, बच्चे भी मरे हैं, बूढ़े भी मरे हैं, ठीक है। सिर्फ बचे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैक्सीन पे हम नजर रखे रहे, लेकिन जब तक हमें लगती नहीं है, आना लॉन्च होना इज वेरी डिफरेंट थिंग, जब तक हमें लगती नहीं है तब तक अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो जो उसका रिजल्ट होगा दैट विल बी डेंजरस। ठीक है, कमिंग बैक टू वैक्सीन, पॉजिटिव है। ठीक है, डॉक्टर आरसी शर्मा, आपके पास आप आते हुए, आप पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कई बार हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं। डॉक्टर शर्मा, आप कितने एक्साइटेड हैं इस वैक्सीन को लेकर? कई लोग सर ये भी एक शंका जाहिर कर रहे हैं कि खास तौर पर ये जो कोविड का वायरस है, इसके स्पाइक को लेकर, उसके तरीकों को लेकर क्या इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में, जो अभी इफेक्टिव दिख रहे हैं वैक्सीन, इन सब पर आपका क्या जवाब होगा? धन्यवाद अंजना, धन्यवाद हमको मेरा विचार लाने के लिए। यहाँ पेंसिल्वेनिया और यूएस में भी वही न्यूज़ है जो बाकी वक्ता ने बोला। मुझे खेद है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया, बट मैं जो सुन रहा हूँ सही बात है। और देखिए, पहली बात तो यह है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या गजब ढा दिया। जनवरी महीने में कोविड SARS-CoV-2 का जेनेटिक मटेरियल तैयार हुआ, कोड पता चला, और विद इन अ ईयर 11 महीनों में 3 कंपनियों का तो हम लोग देख ही रहे हैं। और जैसा पिछले वक्ता ने कहा, 10 से ज्यादा एकदम लाइन में है, 50 से ज्यादा और लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहने के बावजूद ये कहना पड़ेगा कि मतलब बहुत स्लिप होता है कप और लिप के बीच में, अभी भी बहुत चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए है। और तीसरी बात ये
कि वैक्सीन कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिससे सारा डिजीज भस्म हो जाए। वैक्सीन एक चीज होगी, और इवन बाय डेफिनेशन जो FDA कहता है कि वैक्सीन से अगर 50% कम इन्फेक्शन हो और 50% लोगों का सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कम हो तो उसको सक्सेसफुल मानते हैं। तो सोच लीजिए कि बाकी लोग फिर भी अब सफर करेंगे इसके बावजूद भी। तो उसके अलावा ये तीनों कंपनियां फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, तो ऑक्सफोर्ड जनरल इंस्टीट्यूट इंग्लैंड में जो एस्ट्राजेनेका का आया है तो बहुत प्रॉमिसिंग है, क्योंकि सस्ता होगा, उसको स्टोर करना बहुत आसान होगा रूम टेम्परेचर पर। बाकी दो वैक्सीन को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि मॉडर्ना ने अपना स्टेटमेंट फिर से दिया है कि ज्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन हम सर उनकी कीमत भी बता रहे हैं जो लगभग एस्टिमेटेड प्राइसेस है ऑक्सफोर्ड वाले में। एक तो कीमत भी, दूसरा उसका रिमोट प्लेसेस में जाना, क्योंकि उसको जो आप लगभग उस टेम्परेचर में रखना है सिर्फ जितने में फ्रिज रहता है। तो जैसे पोलियो जैसे टीके हिंदुस्तान में लगे, रिमोट प्लेसेस में छोटी जगहों पर जाना आसान रहेगा। सर एक कमेंट में आपसे इस पर चाह रही थी कि लोगों को साइड इफेक्ट्स को लेकर भी, क्योंकि कुछ जगहों पर पढ़ा गया कि क्या कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स होने का खतरा होता है, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स अलार्मिंग है, अलार्मिंग लेवल के हैं? नहीं, अलार्मिंग लेवल का साइड इफेक्ट नहीं है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। मॉडर्ना वाले वैक्सीन में एक आदमी को बीच में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हुआ था, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं माना गया और इसलिए फिर रिसर्च आगे बढ़ा। देखिए 95 लोगों को फाइजर बायोएनटेक वाले वैक्सीन में 95 लोगों में से 15 लोग 65 एंड अबव थे, 20 लोग हिस्पैनिक, ब्लैक और एशियन थे, और उसमें 5 ही लोगों को जो वैक्सीनेटेड थे वो इन्फेक्शन हुआ। और प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो जिनको दिया गया सेलाइन इंजेक्शन 90%, 90 लोगों को हुआ 95 में, और 11 लोगों को सीवियर इन्फेक्शन हुआ 90 लोगों में से। तो ये आंकड़ा बहुत प्रॉमिसिंग है, ऐसा जल्दी देखा नहीं जाता है। एक तो इतनी जल्दी वैक्सीन हो गया, आ रहा है, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट लोग और FDA में, CDC में, हिंदुस्तान में साइंटिस्ट हर जगह इसको डाइसेक्ट करेंगे, डेटास को देखेंगे और क्या हो, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। एक बात और अंजना जी जाने के पहले मैं बता दूं कि ये सवाल आप शायद पूछेंगे और लोगों से कि पॉपुलेशन में वैक्सीन का देना एक बहुत बड़ा एजुकेशन का काम है, बहुत बड़ा। हम लोगों ने देखा है फ्लू वैक्सीन के बारे में, राइट। सो लोग लेंगे, कितने लोग लेंगे, नहीं लेंगे, जब तक इसमें एस्टिमेट है 70% लोग जब तक नहीं लेंगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगा, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनेगा तो इन्फेक्शन तो चलता ही रहेगा। ये लड़ाई वार फुटिंग पर है। और हमने सुना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे थे कि त्यागना नहीं है मास्क और डिस्टेंसिंग और सोप, या अगर वैक्सीन आ भी जाए तो बहुत सही बात है। और ये एजुकेशन लोगों में, ऐसा लग रहा है कभी कभी मैं देखता हूँ न्यूज कि ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन आने वाला है, ओ बात खत्म, बिल्कुल जीत हो गई, अब मास्क की जरूरत नहीं और डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं। तो ये सारी बातें, एजुकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका है, अभी भी साइंटिफिक वेरिफिकेशन पक्का बाकी है। सो अभी तो बहुत काम बाकी है, लेकिन हाँ, सूर्य की किरण दिख रही है इस मामले में। अगर हर्ड इम्यूनिटी हम लोग पैदा कर सकें 2021 में दुनिया के हर देशों में, क्योंकि आजकल ट्रैवल वगैरह तो ऐसा है। हाँ। तो जी डॉक्टर शेखर मांडे भी हमारे साथ DG CSIR के और सचिव जुड़ गए हैं DSIR के। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। हिंदुस्तान कहां पर इस वक्त खड़ा है इस वैक्सीन रोल आउट में? और ये सही बात कही, पेनिसिल्वेनिया से हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, RC शर्मा जी, की अभी ये मत सोच लीजिए कि खत्म हो गया है, अभी सावधानी के दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कब की रखें और किस तरह से रोल आउट की प्लानिंग आप होते हुए देखते हैं इंडिया में? जैसे कि आपने कहा कि भारत में
कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं फिलहाल, और मैं मानता हूँ कि सबसे अग्रेसर तो इसे माना जाएगा कि जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का कोलैबोरेशन है वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ भी उनका कोलैबोरेशन है, तो उसे अग्रेसर माना जाएगा। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना की जो खबरें हाल ही में आई है अखबारों में, उनका अभी तक भारत में किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, तो इसलिए उसके भारत में आने की संभावना आज के दिन में तुरंत आने की कम लग रही है। लेकिन भारत बायोटेक है, फिर डॉक्टर रेड्डीज है और बायोलॉजिकल इवांस है, इन लोगों ने भी जायडस कैडिला है, इन लोगों के भी वैक्सीन के ट्रायल्स जो चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ऐसे माना जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे भी वैक्सीन दुनिया में कहीं और मिल जाएगी वैसे भारत में भी उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल फाइजर और मॉडर्ना का देखना पड़ेगा कि वो भारत में अपनी वैक्सीन को किस तरह ले आते हैं। लेकिन क्या आप ये बता रहे हैं हमें सर कि हम बिल्कुल ही किसी भी दूसरे देश के किसी वैक्सीन को रूल आउट कर दें? अभी हमारा सारा फोकस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के इसी वैक्सीन पर है इस वक्त? नहीं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज का कोलैबोरेशन है, उन लोगों का रशियन लोगों के साथ कोलैबोरेशन है, उनकी भी वैक्सीन उनकी काफी अच्छी चर्चा उनकी काफी अच्छी हो रही है स्पुतनिक के साथ। जी सर। और जायडस कैडिला और भारत बायोटेक का अपना ही बनाया हुआ, हमारे देश में बनाया हुआ वैक्सीन है। तो ये सभी खबरें अच्छी है वैसे हमारे लिए। रोल आउट कैसे होते हुए देखते हैं सर आप? रोल आउट तो पता चलेगा कि किस तरह रेगुलेटरी अप्रूवल इसे पाया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, उसके जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट अभी तो अखबारों में ही छपे हैं। विज्ञान जगत के सामने में अभी तक उसकी जांच पड़ताल अभी इतने ढंग से नहीं हुई है। लेकिन जैसे रेगुलेटर के सामने में आते हैं उसी तरह वो विज्ञान जगत के भी सामने में आ जाएंगे, और उस वक्त रेगुलेटर को भी देखना पड़ेगा कि इसे कहते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो होता है वो देखकर फिर रेगुलेटर लोग इसको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए वो शायद अप्रोच करेंगे। ऐसी उम्मीद है कि शायद वो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्रोच करेंगे, और उस वक्त रेगुलेटर्स जो है जो कि इंग्लैंड में हो, जो भारत में हो, वो देखेंगे कि रिस्क या बेनिफिट में क्या क्या किस तरह का अंतर है। और बहुत बड़ा ये फैसला है पूरे विश्व के लिए। जी सर, बहुत बड़ा फैसला है पूरे विश्व के नजरिए से, और हर किसी की जिंदगी बचाने के लिए बड़ा कदम होगा। डॉक्टर गोपाल दुबे, आपसे अब ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के इस वैक्सीन पर भी आपकी राय, और साथ ही आप वैक्सीन को लेकर कितने उत्साहित हैं? अंजना जी नमस्कार। एंड सबसे पहले मैं अपने सारे देशवासियों को हमारी तरफ से आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं, और हम समझते हैं कि आने वाले नव वर्ष में हमें कुछ न कुछ जरूर अच्छा रास्ता दिखेगा। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज गो ऑन। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, हम सभी लोग इसकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव रूप से ले रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं। और आज तक जो कुछ भी कोरोना वायरस की वजह से जानें बच रही हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, क्वारंटाइन की वजह से, और हमने कुछ महीनों में सीख लिया है कि मरीजों को कैसे ट्रीट करना है। तो सभी को यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसके बहुत से लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। और अभी तक 4 वैक्सीन्स हैं, जिसमें 2 वायरल वेक्टर्स की हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका की है, और तीसरी है गमलेया स्पुतनिक जो वायरल वेक्टर्स की है। बाकी मॉडर्ना एंड फाइजर बायोटेक की वैक्सीन जो है आरएनए की है। तो ये भी समझना पड़ेगा, आज तक की पूरी हिस्ट्री में आरएनए वाली वैक्सीन ट्रायल में तो दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी डिजीज के लिए अप्रूव नहीं हुई है फाइनली। सो आई एम लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड टुवर्ड्स वायरल वेक्टर वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक के बारे में भी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आरएनए वैक्सीन बहुत अच्छा परफॉर्म करे और उसके बारे में लोग विचार करें। ये चूंकि ये सब बहुत अमितेश, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, mRNA वैक्सीन, ये कुछ बातें हम लोग सुनते हैं, क्या कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी सबके पीछे है? अमितेश आनंद को दिखाएं एक बार, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उस एंगल से आप जल्दी अगर समझा सकें क्या क्या फर्क है इनमें।
जरूर अंजना जी। जो अभी मॉडर्ना और फाइजर का वैक्सीन है, जैसा कि अभी एक कलीग भी बता रहे थे, ये एक मॉलिक्यूल का बना है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। हाँ, जबकि ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन है वो मोस्टली प्रोटीन पे बेस्ड है। हाँ, अब मैसेंजर आरएनए एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। हमारे हाथ में और डिफरेंट सर्फेसेस पे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जो कि इस मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और इसको स्टेबल बनाने के लिए फिर हम लोग नैनो फॉर्मुलेशन का यूज करते हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट लिपिड को इसके साथ अटैच करके इसको एक नैनो फॉर्मुलेशन के रूप में, नैनो पार्टिकल के रूप में तैयार करते हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। और यही स्टेबिलिटी का इश्यू है जिसकी वजह से इन दोनों वैक्सीन के केस में जो मेजर रोड ब्लॉक आने वाला है वो इसका स्टोरेज है। जैसा कि फाइजर के केस में अभी आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे कि उसे अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना है, और जो मॉडर्ना का है वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि उनका जो नैनो फॉर्मुलेशन का जो टेक्निक है वो बेटर है। तो इसे -20 पे स्टोर किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको 30 डेज तक 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे भी रखा जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे रेफ्रिजरेशन यूनिट में अवेलेबल होता है। इसके अगेंस्ट जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन है, जो कि प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, और बिकॉज ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन को लेके हम इंडिया में ज़्यादा होपफुल हैं, तो ये एक अच्छी बात ये है कि एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है और इसकी स्टेबिलिटी बेटर होती है। इसे आप आराम से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो उस फ्रंट पे जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो बेटर है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम आती है, और इसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, इसे भी एक टेम्पररी शायद हमें थोड़ा सा अभी रुकना चाहिए और थोड़ा सा और डेटा आने देना चाहिए। मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और डेटा का मतलब मैं हार्डली 1 महीने और की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ऑक्सफोर्ड का डेटा आया है वो। डॉक्टर अमितेश, एक सवाल है। आपने एमआरएनए वर्सेस प्रोटीन वाले वैक्सीन में कहा, ये प्रोटीन वाला जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का है, इंडिया के नजरिए से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या एमआरएनए के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस, आप कह रहे हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकता है? एक जनरल क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि आप आम आदमी जो समझ सके उसी की भाषा में बताइए। जी, मैं एकदम कोशिश करता हूँ उसी भाषा में समझाने की। एमआरएनए के साथ बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन आए इसकी चांसेस नहीं है। एमआरएनए बहुत ही सेफ मॉलिक्यूल है। इनफैक्ट हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के हर सेल में एमआरएनए पाया जाता है। इट्स जस्ट दैट कि ये एक नए तरीके का एमआरएनए है, और नए तरीके का इन द सेंस कि ये जो एमआरएनए है वो उस वायरस में से चूज किया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये एमआरएनए पूरा वायरस नहीं है, उस वायरस का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर ये हमारे बॉडी में आता है तो एमआरएनए जो है वो आगे चल के फिर से प्रोटीन ही बनाता है, और वो जो प्रोटीन है उसके रिस्पॉन्स में आप इम्यून रिस्पॉन्स देखोगे। तो ये बहुत सेफ मॉलिक्यूल है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी वॉलंटियर और एनी पर्सन। इसकी अनस्टेबिलिटी, ये इसका लॉजिस्टिकल इश्यू है, सेफ्टी इश्यू नहीं है। जी मांडे साहब, अब मैं एक बार, चूंकि आपने भी बताया कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाला जो एक वैक्सीन है, एक जो स्पुतनिक के साथ हमारा है रशिया वाला, इन सब पर हमारी ज्यादा नजर है, तो क्या इसके जरिए हम ये माने, क्योंकि हमने स्वास्थ्य मंत्री का भी बीते दिन इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे कि अगले साल के पहले 3 महीनों में वो समझ रहे हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से हम रोल आउट की तरफ बढ़ सकते हैं। डेटाबेस अभी से तैयार किया जा रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी इस पर और आप हमारे दर्शकों को दे सकें, डॉक्टर शेखर बांडे। तो जानकारी तो कभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद तो जरूर है कि आने वाला वर्ष जो है 2021 कोई एक अच्छी खबर हमारे लिए ले आएगा टीकों के बारे में। जैसे कि आप अखबारों में पढ़ रहे हो कि ये टीकों की काफ़ी अच्छी हमें अभी उपलब्धि हुई है, कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बल्कि विज्ञान जगत के सामने में नहीं आए हैं, फिर भी अखबारों में पढ़ के अच्छा लग रहा है कि आने वाले वर्ष के पहले 2-3 महीनों में अच्छी खबर हम सबके लिए आएगी, ऐसा लग रहा है। ये उम्मीद जरूर है। ये जो 2021 में उम्मीद की किरण हम सब देख रहे हैं, उसमें एक एक करके मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी, तो डॉक्टर शेखर, उस समय मास्क प्लस वैक्सीन होगा या वैक्सीनेशन के बाद नो मास्क वाली जिंदगी की तरफ हम बढ़ेंगे मिड ऑफ 2021 तक? नहीं, ये गलत फहमी होगी। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं उसी तरह मास्क को अपना लीजिएगा। जब तक ये महामारी पूरी तरह से हम लोगों से हट नहीं जाती, तब तक हम सभी को सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो मास्क नियमित रूप से पहना करें वैक्सीनेट होने के बावजूद। डॉक्टर विक्रम, इस पर आपका टेक? आप मुस्कुरा रहे थे।
हाँ, एकदम बराबर बात है। मास्क तो जरूरी है क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कितनी लंबी ये इम्यूनिटी चलेगी। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, अभी तो सिर्फ 11 महीने हुए हैं जब से ये डिजीज पेंडेमिक शुरू हुआ। तो हमें ये मालूम नहीं कि कितनी लंबी इम्यूनिटी रहेगी ईच वैक्सीन के बाद। तो अभी तक तो वैक्सीन साइड बाय साइड, मास्क, आपका ये 2 मीटर की डिस्टेंस रखना और सैनिटाइजेशन, ये सब जो चालू है वो सब तो चलना ही पड़ेगा। उसके साइड बाय साइड वैक्सीन काम करेगा। जब 60-70% तक लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे तब कुछ हमें पता चलेगा कि कितनी इम्यूनिटी रहती है। और स्लोली ये सब जो हम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस, वो कम होते जाएंगे। पर अभी के लिए 2-3 सालों के लिए तो ये रहेगा साथ में। 2-3 साल हो सकता है क्योंकि वायरस तो हमारे साथ रहेगा। वो इतनी जल्दी 1 साल या 2 साल में इतनी कवरेज कम्युनिटी में वैक्सीनेशन की शायद हो सकती है और ना भी हो सकती है। तो कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी होगी इस साल के लिए और मे भी 2-3 साल के लिए। डॉक्टर चौबे, चाइना का आपका एक्सपीरियंस इस पर क्या कहता है? और खास तौर पर चूंकि आपने बताया कि वहां पर कई लोगों को वैक्सीनेशन पड़ चुके हैं, क्या उसका एक इफेक्ट उस इलाके में या उन जगहों पर आ रहा है? हाँ, अच्छी खासी यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलप होने को देखा जा रहा है जितने भी पेशेंट्स में, मतलब जितने लोगों को लगाया गया है। ऑल्दो कि अभी तक कोई फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट कोई पब्लिश नहीं हुई है, ये अनऑफिशियल। और अभी तक कोई एफडीए ने कोई वैक्सीन को अप्रूवल दिया भी नहीं है। जितनी भी हम अब बात कर रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना या सिनोवैक जो यहाँ की वैक्सीन है, या स्पुतनिक है, फाइजर है, किसी को भी अभी एफडीए अप्रूवल नहीं है। दैट्स वाई कि इतना जल्दी, इतने कम टाइम में, स्पुतनिक तो 2 महीने में ही मतलब उन्होंने अपना वैक्सीन बना के और रेडी कर दिया और मार्केट पे लॉन्च भी कर दिया था। तो मुझे इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत अर्ली स्टेज में वैक्सीन को, मतलब ठीक है, एक मार्केटिंग और एक लोगों को सेटिस्फैक्शन के लिए काफी अच्छा न्यूज है कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है। बट हमें भी लॉन्ग टर्म के लिए आगे सोच के चलना है कि ये वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारगर रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर मेंटेनिंग का प्रॉब्लम है। कम टेम्परेचर पे अगर हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो अभी डॉक्टर साहब अमितेश बता रहे थे कि वो mRNA वायरस, जो mRNA मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन है, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। हो सकता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हो जाए, वी नेवर नो, हमें नहीं पता इसके बारे में। तो इस अभी टू अर्ली टू से, दैट्स वाई कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि इसका थोड़ा एक मैसिव ट्रायल हो जाए, एक मैसिव फेज में इसका एक सैंपल आ जाए हमारे पास, ताकि हमें जी। डॉक्टर आरसी, आपका टेक इस पर सर? इससे आपको दोनों मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैसेंजर आरएनए के बारे में साइंटिस्ट को ज्यादा पता है, बहुत मालूम है, इसलिए उसमें ज्यादा उसको डाइसेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मॉडर्ना एंड फाइजर का जो वैक्सीन है उसी आधार पर बना है। उसमें है क्या कि ये जेनेटिक मटेरियल को, सिंथेटिक जेनेटिक मटेरियल से सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है और सेल्स पैदा करता है इनएक्टिव प्रोटीन, जो प्रोटीन वायरल के स्पाइक प्रोटीन जैसा होता है, और इम्यूनिटी पैदा होता है उस प्रोटीन से। और अगर वायरस अटैक किया तो उस इम्यूनिटी से वायरस को डील किया जाता है शरीर में। तो वो मॉडर्ना और फाइजर का टेक्निक है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड जेनर इंस्टीट्यूट का जो टेक्निक है वो तो कल ही बयान आया था, पास्कॉट सोरियोट जो सीईओ हैं एंड एंड्रू पोलक जो ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर हैं, कि उनको अभी ठीक से नहीं मालूम कि ये मैकेनिज्म कितना कारगर होगा। अभी तक तो पता चल रहा है। इसीलिए देखिए कि जो ट्रायल में 2 डोजेस पड़े थे वैक्सीन के, उसमें हाफ डोज पड़ा था पहला डोज, और फुल डोज पड़ा था दूसरा डोज लोगों को, और कुछ लोग, और बाकी लोगों को 2 फुल डोजेस पड़े थे। ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ी जो पहला था हाफ डोज एंड फुल डोज में 90%, दूसरे वाले में फुल डोज एंड फुल डोज में 70%। सो दिस मैकेनिज्म ये काम करता है। चिंपैंजी एडिनो वायरस के डिलीवरी व्हीकल से पैदा किया जाता है इम्यूनिटी ह्यूमन सेल्स में। ये देखा गया था मर्स में भी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में भी,
तो उसी से ये पता ऐसा चला है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताएं कि 20 मिलियन वैक्सीन यूएस में मॉडर्ना और फाइजर बाय एंड ऑफ दिसंबर देगा और 1.3 बिलियन वैक्सीन इन द ईयर 2021। 1.3 बिलियन वैक्सीन्स, दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग एंड सेइंग। दिल्ली में कोरोना के हालात डराने वाले हैं तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भी स्थिति बिगड़ने लगी है। कुछ राज्यों में कोरोना से संक्रमण की रफ्तार दोबारा तेज हो गई है। दिल्ली सहमी हुई है। महाराष्ट्र में नई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हरियाणा भी परेशान है। गुजरात, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगने लगा है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वापसी करने लगा है। ये तो उन चंद राज्यों के नाम है जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की नई रफ्तार फिर दहशत बन गई है। त्योहारों की छूट का असर अब कई राज्यों, कई शहरों में दिखने लगा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना ग्राफ से यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में आफत आने लगी है, तो हरियाणा के गुरुग्राम और दूसरे शहर भी परेशान हो उठे हैं। राजस्थान में हर रोज 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। राज्य के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा चुका है। लेकिन नए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में राजस्थान में 3232 नए केस आए हैं। वहीं 24 घंटे में 19 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से कोरोना कहर बनकर टूटा है, जहां पर हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार के आधी कैबिनेट कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उनके बेटे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पर दवाई की दुकानों पर भीड़ आपको देखी जा सकती है। पीएम के साथ बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य में अब 100% RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है। यहाँ संक्रमण का कुल आंकड़ा 17,84,000 के पार जा चुका है, जबकि 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा फ्रांस में अब तक हुई मौत से थोड़ा ही कम है, जबकि रूस में हुई मौत से ज्यादा है। महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस का डर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सता रहा है। इसीलिए जो लोग गोवा, न्यू दिल्ली, गुजरात ऐसे स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको RT-PCR टेस्ट कराना कंपलसरी कर दिया गया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के हालात पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि वैक्सीन के वक्त पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। उधर गुजरात में भी कोरोना डरा रहा है, लिहाजा अब अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भले ही ट्रेन या प्लेन से मुसाफरी करने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की घोषणा अब की है, लेकिन अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर कुछ इसी तरीके से जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो पैसेंजर आते हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए ये टेस्टिंग की जाती है और आप देख सकते हैं अभी अभी जो ट्रेन आई है उसके यात्रियों के लिए यहाँ पे टेस्टिंग की ये व्यवस्था की गई है। गुजरात के हालात पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी बैठक में पीएम मोदी को जानकारी दी। उन्होंने राज्य के अस्पतालों में तमाम तैयारियों का लेखा जोखा मीटिंग में रखा। कोरोना ने मध्य प्रदेश में वापसी की है। आर्थिक राजधानी इंदौर और राजधानी भोपाल में मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 1,94,745 तक पहुंच गए हैं, जबकि महामारी से 3,172 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। बीते रोज 1700 नए मामले कोरोना के मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, यानी शहरी इलाकों में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गंभीर बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो नीचे आने की बजाय बढ़ रहा है, क्योंकि 48 घंटे पहले जो पॉजिटिविटी रेट 5.5% था वो 1% बढ़ गया है, 0.1%, और वो 5.6% पे पहुंच गया है।
लापरवाही बढ़ने के साथ साथ कोरोना का खतरा हावी होता जा रहा है। ऐसे में इस वक्त का सबसे बड़ा सबक है कि महामारी को मात देने के लिए तमाम उपायों पर गंभीरता से अमल किया जाए। मुंबई से मुस्तफा शेख, अहमदाबाद से गोपी गांगर, जयपुर से शरद कुमार और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मोबाइल लैब के जरिए गली गली तक टेस्टिंग करने के अभियान का आगाज किया गया है। स्पाइस हेल्थ ने किया है। महज 500 रुपए में कोरोना का सबसे प्रभावी टेस्ट करने वाली कंपनी के अधिकारियों से बात की हमारी सहयोगी पूनम शर्मा ने। जो सीएमडी है फूड स्पाइस जेट के, वो हमारे साथ है। सर बताइए इस इनिशिएट को लेकर और आम लोगों को इसका कितना फायदा होगा? देखिए, जितनी भी हम टेस्टिंग कर सकेंगे उतनी जल्दी हम कोविड की समाप्ति अपने देश से कर सकेंगे, ये ऐसा हमें लगता है। और टेस्ट करने में एक बड़ी कठिनाई ये थी कि बहुत महंगा टेस्ट आज हमारे यहाँ होता है, 2400 रुपए का टेस्ट होता है। और तो हमने जिस प्रकार से हवाई सेवा शुरू की थी, कम दाम पे हवाई सेवा, उसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम दाम पर हम RT-PCR टेस्ट कर सकें। मोबाइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी है, तो जहां पर भी इसकी आवश्यकता हो उधर हम इस लेबोरेटरी को ले जा सकें। जहां पर जैसे कंटेनमेंट जोन्स हैं या जैसे एरियाज हैं जहां पर ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो उधर हम टेस्टिंग कर सकें और जब वहां पर टेस्टिंग खत्म हो जाए तो हम उठा के कहीं और इसको ले जाएं। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट्स दे सके। आज लोग 24 से 48 घंटे वेट करते हैं रिजल्ट्स की, और हम कोशिश करेंगे कि इसके 6 से 12 घंटे में हम रिजल्ट दे सकें। अच्छा, इसके लिए किस तरह का स्टाफ, आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो थोड़ा बताइए। इसमें काफी स्टाफ रखा गया है। हर वैन के साथ डॉक्टर हैं, PhDs हैं, साइंटिस्ट हैं। तो मतलब इस समय तक हमने तकरीबन 125 लोग हायर किए हैं। और पहले चरण में हम 10 ये लैब बना रहे हैं, और हमारी योजना ये है कि तकरीबन 100 वैन अभी अगले 2-3 महीने में हम इसकी खड़ी कर सकते हैं। स्पाइस हेल्थ की तरफ से जो इनिशिएट शुरू किया गया है, उसकी CMD अवनीश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी क्या ख्याल पहला ऐसा आया जिसे देख के आपको लगा कि टेस्ट दिल्ली में होने चाहिए? हाँ जी, यही ख्याल आया कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वायरस के, और अभी वैक्सीन जब आएगी तब हम उसका भी इनोवेशन करेंगे। लेकिन अभी जो बेस्ट वे है केसेस को कंट्रोल करना, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम टेस्टिंग करें और केसेस को जल्दी पकड़ के हम उसको फिर कंटेन कर पाए। इसकी कीमत अभी क्या रखी गई है? अभी 500 रुपए रखी गई है। और क्या आप लेके चल रहे हैं कि 1 महीने में कितने टेस्ट आप कर पाएंगे? कितनी ये आपके पास वैन होंगी, कितना स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो सब थोड़ा बताइए। हमारा जो एक वैन है 2 RT-PCR मशीनों के साथ 3000 टेस्ट कर सकता है एक दिन में। और अभी एंड ऑफ द वीक तक हमारे 10 वैन खड़ी हो जाएंगी, और यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी हम स्केल अप करें और सबसे जो कंटेनमेंट जोन है इंडिया में, उधर इन वैन्स को सिचुएट करें। अच्छा, दिल्ली में कितनी वैन रहेंगी अगले 1 महीने के दौरान? अभी तो आज भी शुरुआत हो गई है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा, अभी 10 वैन इस हफ्ते खड़े हो गई हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं स्केल अप करने का। और कितने डॉक्टर्स की टीम आपके पास है, कितने एक्सपर्ट्स आपके पास है? एक वैन के अंदर 5 टेक्नीशियंस होते हैं, एक MD और एक PhD होता है, और हर वैन के लिए इसी सिस्टम को रेप्लिकेट करना होता है। और टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे? जैसे एक वैन मुझे लगता है 3000 आप टेस्ट कर सकती है, तो ऐसे में कितनी वैन अगले 1 हफ्ते में आप उम्मीद कर रहे हैं रहेंगी, और कितने टेस्ट आप रिजल्ट दे पाएंगे? तो जैसे कि मैंने बोला, 10 वैनों का प्रेपरेशन शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई हैं वैन्स एंड ऑफ दिस वीक तक। और रिजल्ट जो है, ये RT-PCR का रिजल्ट 6 घंटे में आ जाएगा। ये एंटीजन और रैपिड टेस्ट नहीं है, RT-PCR ही है जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है कोरोना वायरस का। और इसमें क्या उम्मीद हम रखें कि क्या इस टेस्ट की कीमत और धीरे धीरे कम हो सकती है? जब हमें लगे कि और ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं या और वैन आ रही है, तो कीमत घट सकती है? जी देखिए, मैं उम्मीद तो यही करूंगी, क्योंकि अभी जो दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है वो 2400 रुपए में हो रही है, और हमने ऑलरेडी इसका 500 रुपए कर दिया है। तो अब उम्मीद तो यही रहेगी कि बस कम होते रहे और जल्दी से जल्दी लोग बस टेस्ट होते रहें, ताकि ये पैंडेमिक कंट्रोल हो पाए।